हेलो स्टूडेंट्स, आप अपना हम लोग अगले वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पैकिंग एफिशिएंसी का एक पार्ट कंप्लीट कर रखा है। फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट या क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट का एक पार्ट हमने सीसीपी और एफसीसी का अरेंजमेंट का मैंने कंप्लीट कर रखा है। 74% पैकिंग एफिशिएंसी आई थी। आप पूरे प्रोसेस को आप लोग अच्छे तरह से करना, जिससे कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आए तो अपने को पूरे मार्क्स लेने हैं। अब हम इसके बी वाले पार्ट की तरफ आते हैं। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, बीसीसी अरेंजमेंट का नाम देते हैं। आप सबको पता है कि बीसीसी अरेंजमेंट बिल्कुल एक सिंपल सा अरेंजमेंट है। जैसा कि क्यूब हम लोग यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लें, और क्यूब में यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी आपके स्ट्रक्चर की, ये पूरी की पूरी देखा जाए ये कंडीशन प्रिपेयर होगी। यहाँ पर जितने हमारे पास कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर पर एटम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक एटम इसके बॉडी सेंटर वाले पार्ट पर होगा, एकदम से क्यूब के बीच में, बीच वाले पार्ट में एक एटम और रहेगा। तो ये हमारा क्यूब है, इसको हम लोग ये यहाँ पर ये बीच वाले एटम को देखो इसी तरह से हम डॉटेड से शो करना चाह रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, या डी पॉइंट। इसमें देखो एक तो अपने को ये ए सी और एक देखा जाए ए डी, ये वाला जो अरेंजमेंट हमारे सामने आ रहा है ये ए डी। ये अपने को दो राइट एंगल्ड का कॉन्सेप्ट, यानी दो राइट एंगल्ड की नीड अपने को पड़ेगी। तो हम लोग इसी की पॉइंट की तरफ थोड़ा मूव करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लें। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, आप सबको पता है कि 8 तो कॉर्नर एटम है और 1/8 कंट्रीब्यूशन पर एटम, और +1 जो बीच वाला एटम है, ये हमने डॉटेड बना रखा है, फुल कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल के लिए है, बाकी किसी यूनिट सेल का ये पार्ट नहीं है। तो अब अपने को ध्यान में रखना है, देखो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी और 1 ये है, तो 2 एटम, मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो हमारा एक यूनिट सेल बना है बेसिस एलिमेंट का, ये 2 एटम से मिलकर के टोटल बना है। अब इसमें देखा जाए हमारे पास एक तो राइट एंगल्ड ए बी सी, और साथ में जो एज लेंथ है ये हम लोग पहले से इसको ए मान लिए हैं। एज लेंथ देखा जाए ये ए है, क्योंकि क्यूब हम मान के चल रहे हैं, इसलिए हम इसी के बेसिस पर एक तो हमारे पास इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी की तरफ आएंगे, ए बी सी की तरफ हम लोग मूव करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ए बी सी में यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन बनेगा। आपको देखने में लग रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हमारे सामने ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर। ए सी ये जो पूरा डिस्टेंस है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और अब हम ए डी सी वाले राइट एंगल में ध्यान देंगे। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए डी सी, इस वाले केस को जरा चेक किया जाए। अब यहाँ पर देखो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये रिलेशन बनेगा। जो हमारा ए डी है, देखो ए सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, इसके यहाँ पर हमारा ये थ्योरम वर्क करेगा। अभी आपके सामने देखो ए सी स्क्वायर हमने ले लिया है 2a स्क्वायर, और सी डी की वैल्यू a है, यहाँ पर a का स्क्वायर, तो हमारे सामने ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए √3 इंटू ए, ये हमारा रिलेशन बनेगा। अब थोड़ा सा हम AD की बात कर लेते हैं। देखो AD ये है, अब आपको देखने से लग रहा है
ये जो रिलेशन हमारे सामने देखो, ये जो ए डी पूरा बना है, यहाँ पर देखो ए है और ये डी है, इसमें हमारे पास देखो 3 एटम्स हैं। ये बीच वाला एटम है, ये वाला एटम देखा जाए, बीच वाला जो एटम है, ये वाला एटम है और ये लास्ट वाला एटम है। यहाँ पर देखो इसका रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस, यानी ए डी इज इक्वल टू 4r। यहाँ पर देखिए रिलेशन बन रहा है, तो ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए ए डी इज इक्वल टू 4r। ये रिलेशन हमारे सामने बन रहा है, देखा जाए ए, ये बीच में जो बीच वाला जो हमारा बॉडी सेंटर वाला एटम है और ये एटम, ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है। हम लोग स्पेस थोड़ा सा दिखाते हैं जिससे कि आसानी से वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर AD के प्लेस पर देखो हम 4r यूज करेंगे। 4r इज इक्वल टू √3 इंटू ए, तो a इज इक्वल टू 4r √3। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन पर अपने को न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। क्योंकि ये न्यूमेरिकल अगर a की वैल्यू देते हैं r की वैल्यू पूछ लेंगे, या r की वैल्यू दे करके a की वैल्यू पूछ लेंगे और आपको BCC अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट दे देंगे, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब हम इसके आगे पैकिंग इफिशियंसी की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारे पास 2 एटम से पूरा यूनिट सेल बना है, 2 एटम्स अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और चूंकि परसेंटेज चेंज मल्टीप्लाइड बाई 100 हम लोग कर लेते हैं। अब आपके सामने दिख रहा है कि टोटल वॉल्यूम, तो 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, और ए की वैल्यू देखो 4r√3 है। हम यहाँ पर 4r√3 का क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हमें वैल्यू पूरी मिलेगी। तो आपको देखने से लग रहा है यहाँ पर इस पूरे केस में देखो 8/3, 4 2 जा 8/3 पाई r क्यूब अपान, अब यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ जाएगा r का क्यूब, और यहाँ देखा जाए ये √3 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 3√3 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, इसमें देखो 3 कैंसिल हो जाएंगे, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और आपका ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 8 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 8 जा। अब इसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यूज बच गई, इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये 68% का रिजल्ट हमारे सामने निकल करके आएगा। आप हमेशा इसका ध्यान रखना, 68% रिजल्ट तो आएगा, लेकिन आप लोग 68% पूरा कैलकुलेट करना, एकदम एग्जैक्ट 68 नहीं आएगा, थोड़ा सा 68.0203 के रेंज में, या 69 67.9897 इस रेंज में वैल्यू आएगी, और उसको आप फिर अप्रॉक्स करके 68% बनाना आप लोग। तो ये आपका एक सिंपल सा अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर देखा जाए। बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट में अगर हमें पैकिंग इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, ये तो पूरा हमारा स्ट्रक्चर आपके सामने है, पूरे कॉर्नर पर एटम है, एक एटम हमारे बॉडी सेंटर में है, 2 एटम से पूरा यूनिट सेल बनेगा। तो पहले हम लोगों ने राइट एंगल्ड ABC को ले लिया, इसमें AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, फिर ACD को ले लिया, फिर AD स्क्वायर की वैल्यू, AD की वैल्यू हमने निकाल ली, AD 4R के इक्वल है, तो 4R से रिलेट करके A और R का रिलेशन बना दिया, और फिर आगे पैकिंग इफिशियंसी का हमने कैलकुलेशन कर लिया। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अपने पास एक सबसे सिंपल सा केस बच रहा है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट का, वो भी डिस्कस कर लिया जाए, तो अपना पैकिंग इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट की बात और कर लेते हैं, और पैकिंग इफिशियंसी ये सबसे सिंपल है, और ज़्यादातर एग्जाम में इसी को कई बार पूछा गया है। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तो करना ही करना है। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट
इसमें देखा जाए हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में आपको सबको पता है इससे सिंपल अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी और कुछ बनेगी नहीं। सबसे सिंपल अरेंजमेंट इसका है, केवल जितने कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पर एटम होंगे, बाकी और कहीं पर एटम अवेलेबल नहीं रहेगा। जितने कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पर एटम अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर भी देखा जाए एज लेंथ की वैल्यू ये है, जितने भी एज लेंथ है क्योंकि क्यूब आपने मान रखा है तो ये वैल्यू ए है, और बाकी कहीं और एटम है नहीं। तो सबसे पहला काम तुम्हारे सामने यही आ जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये तो बिल्कुल 8 कॉर्नर एटम है और 1/8 कंट्रीब्यूशन है, तो 1 एटम का रिलेशन देखा जाए पर यूनिट सेल के अकॉर्डिंग इसमें बनेगा। और ए और आर का अगर रिलेशन यहाँ पर लेना चाहेंगे, अब जैसे मान लो इसको ए बी, अगर हम इसको सी ऐसे मेंशन करना चाहें तो इस डिस्टेंस को लेके चलेंगे। देखो ए है और ये बी है, तो एक एटम देखा जाए यहाँ पर अपना है, दूसरा एटम इस जगह पर है, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस यानी ए इज इक्वल टू 2r बन जाएगा यहाँ पर हमारे सामने, और कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2r बन जाएगा। सीधे आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी अब यहाँ पर देखा जाए टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मल्टीप्लाइड बाई 100 पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। टोटल वॉल्यूम 1 एटम से पूरा यूनिट सेल बना हुआ है, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ए क्यूब और ए की वैल्यू आर की देखा जाए 2r का क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आपके सामने दिख रहा है कि रिलेशन हमारा क्या बन रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब और अपान 8r क्यूब, 2 to the 4, 4 to the 8r क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर जो हमारा रिलेशन आएगा ये 52.36 या 37 की रेंज में आपका रिलेशन कैलकुलेशन से आएगा। देखो आर क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये अपना ये कैंसिल हो जाएगा, देखा जाए 4 to the 8 और बाकी कैलकुलेशन के बाद अपना 52.36 आएगा, और इसको अप्रॉक्स करके आप लोग 52.4% या आंसर निकालोगे। ये अपना सबसे सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। 3-4 साल पहले यही क्वेश्चन आपके सामने आया था, तो जिन बच्चों ने ये पूरा कैलकुलेशन करके डायरेक्ट 52.4% लिख दिया, इन्होंने इनके हाफ मार्क्स बोर्ड ने कट किए। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तो इससे रिलेटेड आएगा। अलग बात है कि कहीं हमें एक वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, तो 52.4% हम पुट करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपका 52.36 है, 3637 के रेंज में वैल्यू आएगी, आप वो वैल्यू जरूर मेंशन करना। अब अपना पूरा पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे इसका एक अपना डेंसिटी, एज लेंथ, नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ एटम्स, इनमें एक रिलेशन है, उस रिलेशन की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पैकिंग एफिशिएंसी भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना करना, और ये चीज़ आपको तो आनी ही आनी चाहिए, सबको ध्यान से इसको करने की जरूरत है। अब हम इसके आगे आएंगे सिंपल अपना यूनिट सेल डायमेंशन की कैलकुलेशन वाले रिलेशन की तरफ, तो उसकी तरफ थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे, जिस पर न्यूमेरिकल्स के चांस बनते हैं। कभी कभी ये डेरिवेशन भी आपके सामने आ जाता है, कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से इसको करना है, समझना है सबको। इस वाले केस की तरफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग
इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। इस पर एक 3-4 लाइन का अपना एक सिंपल सा डेरिवेशन है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन पर, और इस फार्मूले जो हमारा डेरिवेशन के बाद फार्मूला ड्रा होगा उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे होते हैं, केवल कैलकुलेशन पर ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो सब हो जाता है। यहाँ पर भी अल्टीमेटली अपने को बनाना तो क्यूब ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बार बार क्यूब के बेसिस पर ही पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे कॉन्सेप्ट को लेके चल पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए ये हमारा क्यूब बन गया। यहाँ पर जितनी भी एज लेंथ हैं सब ये हैं, इसको आपने मान रखा है, सब एक इक्वल है। तो कहीं अगर हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो हमारा ए क्यूब नॉर्मली इस वाली केस में आएगा। तो अब यहाँ पर अपने करना क्या है, थोड़ा सा हम इसकी तरफ मूव करना चाहेंगे। अगर हमें इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पर इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो सबको पता है कि ए की वैल्यू जो भी दी जाएगी इसका हम क्यूब कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। और अगर इस यूनिट सेल की हमें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी तो कितना मास इस यूनिट सेल का है और इसका वॉल्यूम कितना है। तो डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल की डेंसिटी अगर हमें निकालनी पड़ेगी तो इसके लिए इस यूनिट सेल का मास कितना है और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जिसको आपने पहले से ही ए क्यूब मान रखा है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम के प्लेस पर तो हम ए क्यूब पुट कर लेंगे, और टोटल मास की तरफ थोड़ा सा हमें बढ़ने की जरूरत है। अब मास ऑफ यूनिट सेल या टोटल मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने एटम से ये हमारा यूनिट सेल बना है और एक एटम का मास क्या है, हमें उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग इसकी तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर इसमें देखा जाए मास, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, इस यूनिट सेल के बनने में कितने एटम का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और मास ऑफ 1 एटम। मतलब हमें टोटल अपने यूनिट सेल का मास अगर निकालना पड़ेगा तो कितने यूनिट सेल से हमारा ये पूरा, कितने एटम से हमारा ये यूनिट सेल बना है, तो नंबर ऑफ एटम्स और मास ऑफ 1 एटम, इससे हमें पूरा यूनिट सेल का मास मिल जाएगा। तो आप इसको ध्यान से समझना, नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू जो आएगी सिंपल क्यूबिक के लिए 1 आएगी, जैसा आपको पहले से पता है। बीसीसी एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू 2 आएगी, और एफसीसी या सीसीपी के लिए इसकी वैल्यू 4 आएगी, जैसा कि इसको हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो इसकी तरफ थोड़ा सा मूव करना चाहेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स को देखा जाए, हम नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम जेड यूज़ कर देते हैं, और मास के लिए देखा जाए हम स्मॉल एम यूज़ कर लेते हैं कि मास ऑफ 1 एटम क्या स्मॉल एम निकाल लेंगे, स्मॉल एम लेकर भी चलते हैं। अब इसके आगे देखा जाए हमें डिस्कस जो करना है, स्पेशली यहाँ पर जेड जो है नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पर वेयर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एंड एम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम। अब थोड़ा सा हम ये ध्यान रखेंगे कि 1 एटम का मास हमें निकालना है, और इसको हमें अवोगाड्रो नंबर और मोलर मास या एटम के एटॉमिक मास से रिलेट करना पड़ेगा। आपको सबको पता है कोई भी एटम
अगर अपने एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम में है तो 1 मोल आएगा, और 1 मोल एटम अगर अवेलेबल हैं तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू के इक्वल वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। मतलब कहने का पर्पस क्या है, कोई भी एटम अपने एटॉमिक मास के इक्वल अगर है ग्राम में, तो अब आपको पहले से पता है कि उसके लिए जैसे देखा जाए, सबको पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो सबको पता है कि हम क्या लेते हैं, मास इन ग्राम अपान एटम होता है तो एटॉमिक मास, और अगर हमारा मॉलिक्यूल होता है तो हम मोलर मास ले लेते हैं। अब मान लो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उतनी वैल्यू हम ग्राम में ले लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 आएगी। अगर आपने मास इन ग्राम में जो वैल्यू ले रखी है एटॉमिक मास के इक्वल ले रखी है, सपोज करो अगर मैंने आयरन को ले रखा है, आयरन का एटॉमिक मास 56 है, तो 56 ग्राम अगर आयरन लेके चलेंगे 56 अपान 56 वैल्यू बन आ जाएगी। अगर आपने कैल्शियम को ले लिया है, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है, 40 है, तो 40 ग्राम अगर कैल्शियम लिया जाएगा तो 40 अपान 40 वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखा जाए यहाँ पर 1 मोल निकल के आएगी। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, अगर आपने सोडियम को 23 ग्राम सोडियम ले रखा है तो 23 अपान 23 वैल्यू बना जाएगी। मतलब नंबर ऑफ मोल में अगर हम एटॉमिक मास के इक्वल वैल्यू ग्राम में कंसीडर करते हैं तो 1 मोल वैल्यू हमेशा आएगी। और 1 मोल का आपको सबको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हमारी वैल्यू निकल के आती है, जिसको आपको न्यूमेरिकली पता है 6.022 10⁻23। ये रिजल्ट अपने सामने आता है। एन ए या एन नॉट से हम इसको मेंशन करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास, अब यहाँ पर देखा जाए 6.022 10⁻23 एटम का मास हमारा कितना है ग्राम में, एटॉमिक मास के इक्वल है। तो 1 एटम का मास कितना निकल के आ जाएगा, देखा जाए 1 एटम का मास अगर हमें निकालना पड़ेगा, इतने एटम का मास एटॉमिक मास के इक्वल है, तो 1 एटम का मास एटॉमिक मास अपान एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर मास ऑफ 1 एटम चाहिए, यहाँ पर एटॉमिक मास अपान एवोगैड्रो नंबर करके हम 1 एटम का मास निकाल लेंगे, और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो हम जरा इसकी तरफ पढ़ना चाहेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसी की तरफ बढ़ें, मास ऑफ एटम, मास ऑफ 1 एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपान एवोगैड्रोस नंबर। ये हम लोग लेके चलते हैं। अब आप जरा देखिए, टोटल यानी मास ऑफ यूनिट सेल अगर आप लेना पड़ेगा अपने को, तो नंबर ऑफ एटम जिसको हमने जेड से ले रखा है, और एम मास ऑफ 1 एटम, और मास ऑफ 1 एटम के लिए हमने क्या एटॉमिक मास अपान एवोगैड्रो नंबर ले रखा है। एटॉमिक मास को हम कैपिटल एम से मेंशन कर लें और एवोगैड्रो नंबर को हम एन ए या एन नॉट से मेंशन कर लें। तो अब हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल की तरफ हम थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। तो इसकी तरफ थोड़ा सा मूव किया जाए, मास ऑफ यूनिट सेल की तरफ हम मूव करेंगे। तो मास ऑफ यूनिट सेल में देखा जाए, मास ऑफ यूनिट सेल लेना है तो नंबर ऑफ एटम को पहले से ही हम लोगों ने जेड से मेंशन कर रखा है और मल्टीप्लाइड बाई एम, और एम के लिए देखा जाए, एम क्या है मास ऑफ 1 एटम, और 1 एटम के मास के लिए हमने एटॉमिक मास अपान एवोगैड्रो नंबर ले रखा है। एटॉमिक मास को देखो हम कैपिटल एम से मेंशन कर लेते हैं और एवोगैड्रो नंबर को हम एन नॉट या एन ए दोनों में से कोई वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड एम अपान एन नॉट ले लिया। अब इस वैल्यू को देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। इसमें देखा जाए तो अब यहां पर देखा जाए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, आपने क्या मिलेगा डेंसिटी। डेंसिटी के लिए देखा जाए हम लोगों ने क्या यूज कर लिया डी। टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल हमारे सामने देखो जो जेड एम एन ए, एन नॉट एन ए कुछ भी ले सकते हैं, और वॉल्यूम हमारे सामने क्या है ए क्यूब। तो हमारे सामने देखा जाए जेड एम ए क्यूब
इंटू एन ए या एन नॉट, ये हमारा रिलेशन बन करके प्रिपेयर हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन है। तो इसी को अपने को ध्यान में रखना है। मेरे कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा अपना ये जो रिलेशन है ये अपने को आना चाहिए। 2-3-4 साल पहले इस पूरे डेरिवेशन को भी पूछा गया है आप लोगों से। तो अब इसमें ध्यान रखना, ये डेंसिटी है। सबसे पहले आपने क्या, वॉल्यूम यूनिट सेल के निकालने के लिए ए क्यूब आपने ए मान रखा एज लेंथ को। डेंसिटी निकालने के लिए टोटल मास यूनिट सेल का क्या है और टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या है। यूनिट सेल का वॉल्यूम आपने टोटल ए क्यूब पहले से ले रखा है। टोटल मास यूनिट सेल का निकालने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम से हमारा यूनिट सेल बना है। सबको पता है सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 1 आएगी, बॉडी सेंटर्ड के लिए जेड की वैल्यू 2 आएगी और फेस सेंटर्ड के लिए या क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट के लिए जेड की वैल्यू 4 आएगी। एम क्या है, मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ा, देखा जाए एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ध्यान रखना इसमें, अगर हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास के इक्वल उसकी वैल्यू ग्राम में ले लेंगे तो 1 मोल वैल्यू आ जाएगी, और 1 मोल कोई भी सब्सटेंस अगर है तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल उसकी वैल्यू है। तो इतने एटम का मास देखा जाए कितना आ जाएगा, एवोगैड्रो जो एवोगैड्रो नंबर है इतने एटम का मास इसके एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। तो 1 एटम का मास एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर रिलेट कर लिया कि मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और मास ऑफ यूनिट सेल को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड जो कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, एम एटॉमिक मास जिससे कि पूरा एटम बना हुआ है, जिस एटम से हमारा यूनिट सेल बना है, कॉपर से बना अगर होगा तो कॉपर का एटॉमिक मास, जिंक से बना होगा जिंक का एटॉमिक मास, सिल्वर से बना होगा सिल्वर का एटॉमिक मास, जिस किसी एलिमेंट से बना होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। ए क्यूब एज लेंथ जो भी दी जाएगी इसका क्यूब करना है, और एन एवोगैड्रो नंबर है। तो अपने पास 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं। अब इस 5 वेरिएबल्स में से 4 वेरिएबल्स अगर अपने को पता है तो अगली वेरिएबल्स हम निकाल लेंगे। अपने को दिक्कत कहाँ आती है, हमेशा एक ध्यान रखना, ये डेंसिटी जो है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी जाएगी आप लोगों को, या किलोग्राम मीटर क्यूब में दी जाएगी। तो डेंसिटी का जो आपकी लेंथ की यूनिट है डेंसिटी के लिए, और एज लेंथ ये है, इन दोनों को एक ही यूनिट में रखना है। अगर आपकी डेंसिटी दी गई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सपोज कर लो, और हमारे पास एज लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है, दोनों यूनिट हमारे पास कॉमन है, सेम है। तो अगर बाई चांस हमें एज लेंथ जो दी गई है वो मीटर में दी गई है और डेंसिटी हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर में दी गई है, तो दोनों को यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी और जो एज लेंथ है कभी पिकोमीटर में दी जाएगी, कभी नैनोमीटर में दी जाएगी, कभी एंगस्ट्रॉम में दी जाएगी, माइक्रोन में भी दी जा सकती है। ज़्यादातर आपकी बुक में जितने न्यूमेरिकल्स हैं ये नैनोमीटर और पिकोमीटर से रिलेट करने वाले, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसलिए आप हमेशा उसको यहाँ पर डेंसिटी के हिसाब से पहले डेंसिटी चेक करना। डेंसिटी मीटर में अगर है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो आप एज लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। उस नैनोमीटर में हो चाहे पिकोमीटर में, उसको आपको मीटर बनाना ही बनाना पड़ेगा। अगर आपकी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो एज लेंथ को आप लोग यहाँ पर देखा जाए फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। मतलब ये रिलेशन आपका नहीं बिगड़ना चाहिए। ये ध्यान रखना कि कभी कभी जेड की वैल्यू मान लो कि 1.99 आ गई तो आप उसको 2 मान लोगे। अगर बाई चांस मान लो डेंसिटी ये सब वैल्यू हमें दी गई, जेड अपने कैलकुलेट करना है, मतलब नेचर ऑफ द क्रिस्टल आपसे पूछ लिया गया है, तो जेड की वैल्यू अगर मान लो 1.99 आ गई या 1.98 आ गई तो वो 2 मानोगे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 1, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 और एफसीसी के लिए या सीसीपी के लिए जेड की वैल्यू 4 आएगी। अब एवोगैड्रो नंबर का कभी कैलकुलेशन अगर करने को लिया जाए, पूछा जाए, तो कभी भी ये वैल्यू नहीं आएगी। ध्यान रखना आप लोग, हमेशा इससे डेविएट होकर के वैल्यू आएगी ही आएगी, इससे कम या इससे ज़्यादा। इसलिए कंप्लीट कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करना, जिससे कि अपना न्यूमेरिकल 100% राइट हो। आप लोगों को न्यूमेरिकल में काफ़ी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं डालूंगा। आप लोग उसको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जिससे कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका 100% राइट हो। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का न्यूमेरिकल इससे आना ही आना है, 2 के बजाय 3 नंबर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है 2 नंबर आएगा। अब अपना ये पूरा कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसके आगे जो अपने क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 3 पार्ट इसके और बचे हुए हैं।
उन तीनों को हम एक एक करके अगले वीडियो में कवर करेंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। आप लोग वीडियो देखते रहना, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना, क्वेश्चंस करना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूँगा। थैंक यू।